हाय। मैं आज आपके साथ अपना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ हॉस्पिटलाइजेशन का। तो रिसेंटली मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुए थे टिक्कू जी, एंड वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम ना आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 19 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए। आज मैं बात करूंगी एक रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो हमने एक्सपीरियंस करा, ताकि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम ना हो। हम इमरजेंसी में एडमिट हुए थे, कुछ कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा था। तो वहां से हॉस्पिटल ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं था। तो आईसीयू में रखा ऑलमोस्ट एक दिन। और आईसीयू में आप जानते ही हैं कि बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती, बिकॉज आसपास आपके पेशेंट्स होते हैं और आप कंफर्टेबली ना सो पाते हो, ना रेस्ट कर पाते हो, तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो हमें भी जल्दी थी कि हमें रूम में शिफ्ट करना है। तो मैं बार बार जाके रिसेप्शन पे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको बार बार जाके बोल रही थी कि हमें रूम दे दीजिए, हमें रूम में शिफ्ट कर दीजिए। तो रूम क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, सारे रूम्स भरे हुए थे इस हॉस्पिटल के, तो उन्होंने बोला जो रूम अवेलेबल होगा मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। तो आई वॉज ऑल्सो ओके कि जो रूम आप दोगे मैं ले लूंगी, बट वी वॉन्ट टू शिफ्ट टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम। तो जैसे ही मतलब पूरा दिन निकल गया, रात को हम एडमिट हुए थे ऑलमोस्ट 2 बजे, और आई थिंक 3 या 4 बजे नेक्स्ट डे जाके दिन में 3-4 PM हमें रूम मिला। और रूम मिला सिंगल प्राइवेट एसी रूम, बेसमेंट में जाके था। हमने एंटर करा वहाँ पे रूम में। जैसे ही हम रूम में सेटल हुए, 5-10 मिनट सामान रखा, सेटल हुए, टिक्कू जी को लेके आए, एंड आफ्टर दैट वी वर सो अनकंफर्टेबल बिकॉज एक तो वो बहुत ही छोटा रूम था, मतलब बहुत ही बेसिक रूम था। साथ में एक सोफा लगा हुआ था, एक बेड और सोफा, और साथ में वॉशरूम। एक तो बेसमेंट में था तो बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा था। मैंने टिक्कू जी को बोला कि आप तो ठीक हो गए, बट मुझे लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी यहाँ पे बैठ के, आई नीड टू चेंज द रूम। लकीली फॉर्चुनेटली हमने जो पॉलिसी ली है उसमें रूम रेंट कैपिंग नहीं है। तो हम डीलक्स रूम या इससे थोड़ा सा ऊपर वाली कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। थोड़ा कंफर्टेबल रूम हो, ऊपर वाले फ्लोर्स पे हो, थोड़ा हवा पानी आता रहे, वेंटिलेशन हो, थोड़ा अच्छा रूम हो। मैं गई रिसेप्शन पे, मैंने उनको बोला रूम, उन्होंने बोला अभी अवेलेबल नहीं है, 3-4 घंटे लग जाएंगे, ये शाम के 5 या 6 बजे की बात है। लाइक जब भी हो आप मुझे बता देना, हम शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे मैंने अपनी पॉलिसी चेक करी, मुझे पता था मेरी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड कवरेज है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी ने पॉलिसी ली होती और उनका सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कैटेगरी होती, तो वहां पे क्या होता है कि आप अपग्रेड करते हो तो सब कुछ अपग्रेड हो जाता है, नॉट जस्ट द रूम कॉस्ट, सारी चीजें जो आपके रूम से रिलेटेड है सब कुछ अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर बात करूं मैं, सिंगल प्राइवेट एसी रूम वॉज ऑलमोस्ट 6,000 का कमरा था, और जो इससे ऊपर वाली कैटेगरी का रूम था थोड़ा सा डीलक्स रूम, वो 8,000 का था। तो यहाँ पे डिफरेंस तो सिर्फ 2,000 रुपीज पर डे का है रूम का, लेकिन ओवरऑल जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करेगा। आप जितने बड़े हॉस्पिटल में जाते जाएंगे उतना ये डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। तो सिर्फ 2,000 रुपए पर डे का डिफरेंस नहीं था, हम 4 दिन वहां रहे थे, तो 8,000 का डिफरेंस ना होता, वो ओवरऑल सब कुछ बढ़ जाता। जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन कॉस्ट, जो डॉक्टर देखने आते हैं रूम में, उनकी कंसल्टेशन सिंगल रूम में 500 रुपीज है, और वही जब आपको डीलक्स रूम में देखने आते हैं 800-1,000 रुपए है। एंड सब कुछ, मतलब अगर कोई सर्जरी होती, तो हमारे केस में सर्जरी नहीं थी, बट अगर कोई सर्जरी होती है तो सर्जिकल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जबकि सेम डॉक्टर सेम सर्जरी करते हैं, बट आपके रूम कैटेगरी के हिसाब से सारी चीजें अपग्रेड हो जाती हैं। नॉन पेएबल आइटम्स, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 2 चीजों का जो मुझे लगा कि लोग जो मोस्टली गलती करते हैं, अपने रूम रेंट कैपिंग नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी ऐसी पॉलिसी है जिसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड, 2% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट कैपिंग है। तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे डिफरेंस तो उनको अपनी पॉकेट से देना ही पड़ेगा, नॉट जस्ट द रूम, प्रोपोर्शनेटली सब कुछ। तो फिर हमें शिफ्ट कर दिया गया डीलक्स रूम में, एंड वहां पे हम 3 दिन रहे, एंड दैट वाज अ कंफर्टेबल रूम। ऊपर वाले फ्लोर पे था, खिड़की थी, कंफर्टेबल था, धूप आ रही थी, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं था। यहाँ पे बेसिक, अब मेरे को लगता है कि नेसेसिटी थी, मतलब स्टेइंग इन दैट रूम, वहां पे मुझे लगता है और तबियत खराब हो जाती, रादर देन शिफ्टिंग वॉज अ गुड आइडिया। तो मैं शिफ्ट तब कर पाई बिकॉज हमारी पॉलिसी में वो कैपिंग नहीं थी। एंड यहाँ पे 2 चीजें मैं बताना चाहूंगी जो आपको मैं हाईलाइट कर रही थी। एक तो कोशिश कीजिए रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी नहीं लीजिए, मतलब सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी आप ले रहे हैं, अगर कोई चॉइस नहीं है क्योंकि हायर एज पे जाके प्रीमियम बढ़ जाता है, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम से ऊपर वाली जो कैटेगरी है वो वाली पॉलिसी लीजिए, जहां पे अप टू सम एश्योर्ड आपको कवरेज मिल जाए।
कोशिश कीजिए, बट अगर प्रीमियम कंस्ट्रेंट है तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम इज ओके। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब मैं बार बार रिसेप्शन पे जा रही थी, वहां पे एक सज्जन और थे जो परेशान हो रहे थे अपनी पॉलिसी को लेके। उनकी पॉलिसी थी जिसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड आपका रूम रेंट कैपिंग थी और 3 लाख की पॉलिसी थी। अब आप समझिए 3,000 का रूम तो था ही नहीं, मतलब जो मैं बेसिक रूम की बात भी कर रही हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं 5-6 हज़ार से कम का बेसिक रूम नहीं है। तो यहाँ पे 3,000 वाली पॉलिसी में उनको वार्ड में शिफ्ट करा गया। ही वॉज एडमेंट कि मुझे वार्ड में नहीं जाना, मुझे आप सिंगल रूम दो, मुझे ट्विन शेयरिंग रूम में नहीं लेना, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसने अभी डिलीवरी हुई है, तो आई डोंट वांट कि वो वार्ड में जाए। तो यहाँ पे उनके पास चॉइस नहीं थी, वो जैसे ही सिंगल रूम में जाते, बट ही डिडंट वांट टू पे एक्स्ट्रा ऑल्सो। उन्होंने बोला मुझे एक्स्ट्रा नहीं देना, आप उसी में एडजस्ट करो। अब हॉस्पिटल भी नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे रूम रेंट कैपिंग है। तो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी तो बिल्कुल भी मत लीजिए, बिकॉज पता नहीं लगेगा, अगर लंबी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी तो बहुत सारे पैसे आउट ऑफ पॉकेट लग जाएंगे। दूसरा, नॉन पेएबल आइटम्स एक चैलेंजिंग पॉइंट है। नॉन पेएबल आइटम्स कवरेज अपनी पॉलिसी में जरूर लीजिए। तो वो नहीं लेते तो अप्रॉक्सीमेटली छोटे से छोटे बिल में भी 10 to 15% कॉस्ट आपको खुद देनी पड़ सकती है। यहाँ पे हमारी पॉलिसी में भी नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड थे। तो मेरी जो पॉलिसी थी दैट वाज नीवा बूपा हेल्थ कंपेनियन 2022 विद सेफगार्ड प्लस राइडर। तो यहाँ पे हमारी फुली कवर्ड पॉलिसी होगी, यहाँ पे कुछ भी हमें देना नहीं पड़ा अपने पॉकेट से। तो एवरीथिंग वाज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लेम वाज आल्सो हैसल फ्री। 2 चीजों का ध्यान रखिए जब भी पॉलिसी ले रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं, यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये 2 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरा नॉन पेएबल आइटम्स आपके कवर होने चाहिए। देखिए मुश्किल होता ही है, कोई भी हॉस्पिटलाइज हो रहा है, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये चक्कर टीपीए डेस्क के लगाने, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना और फिर कैश अरेंज करना, जो डिफरेंस देना है। तो इट्स बेटर कि आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड लेकर जाएं, बिल्कुल टेंशन फ्री पॉलिसी लें और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज ही अपनी पॉलिसी में चेक कीजिए, कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, आपने नॉन पेएबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स कवर कराए हुए हैं कि नहीं कराए हुए, नहीं तो उसको आप रिन्यूअल के टाइम पे अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें विद रिगार्ड्स टू रूम रेंट कैपिंग या विद रिगार्ड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन, कोई भी एक्सपीरियंस हो जो बाकी लोगों के काम आ पाए, आपको क्लेम में कोई इशू आया था और कहाँ पे क्या पॉइंट आपको लगा कि अगर होता तो अच्छा होता, तो प्लीज शेयर कीजिएगा सो दैट सबको बेनिफिट होगा उससे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।